हेलो एवरीवन, दीक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कि 21 का आज हम पढ़ेंगे शिक्षा का अधिकार, जो अनुच्छेद है हमारा। पिछली क्लास में हमने 21 अनुच्छेद को पढ़ा था, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा था। मैंने आपसे कहा था कि 21 का अनुच्छेद आप देख के आएँ तो आपको यहाँ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देख के आए हैं आपके नहीं आए हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 21 का अनुच्छेद में क्या है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है? राज्य को यह अधिकार सौंपा गया है, राज्य को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि राज्य क्या करेगा, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क का मतलब समझते हैं, बिना शुल्क की, और अनिवार्य मतलब बाध्यता है राज्य को कि प्रदान करनी ही पड़ेगी। अब ये जो अधिकार है या ये जो अनुच्छेद है, तो किस संशोधन के तहत शामिल किया गया है? तो 86वां संविधान संशोधन किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हमारे शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के भाग 3 के अनुच्छेद 21A में सम्मिलित किया गया। किस में सम्मिलित किया गया? मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 21A में सम्मिलित किया गया। अब ये संशोधन किया गया, शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। अब इसके पालन के लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। तो इसके पालन के लिए संसद ने क्या किया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया। ठीक है, कौन सा अधिनियम बनाया? बाल निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना दिया। अब जब निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बनाया गया? तो 2009 में बनाया गया। ये पूछा जाता है कि कब बनाया गया, तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बनाया गया। और ये भी पूछा जाता है कि लागू कब किया गया? तो लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया। ठीक है, ये इतना देखें। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। फिर इसके आगे देखते हैं कि अन्य संवैधानिक प्रावधान कौन से थे जो शिक्षा के लिए पहले से संविधान में उपलब्ध थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अन्य संवैधानिक प्रावधानों को देखेंगे कि संविधान में पहले से कौन से शिक्षा के से संबंधित अनुच्छेद पहले से उपलब्ध थे। आपको ये क्वेश्चन मेंस में भी पूछा जाता है कि शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद जो भारतीय संविधान में है उनका वर्णन करें। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि DPSP किसे बोलते हैं? DPSP नीति निर्देशक तत्वों को। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 व 39F में राज्य को कहा गया है कि सभी के लिए समान एवं सुलभ शिक्षा की व्यवस्था करे। क्या करे? राज्य सभी को समान एवं सुलभ शिक्षा प्रदान करने के लिए किसको कहा गया है? तो राज्य को कहा गया है। ठीक है,
ये जो 2 अनुच्छेद हैं वो शिक्षा से संबंधित हैं हमारे, ठीक है, अन्य संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले किस समिति की रिपोर्ट ने आधिकारिक पहल की थी शिक्षा के अधिकार के लिए, किस समिति की रिपोर्ट ने आधिकारिक पहल की थी? तो तपस मजूमदार समिति। ये आपसे पूछा जाता है कि किस समिति ने शिक्षा के अधिकार के लिए पहली आधिकारिक पहल की थी? तो तपस मजूमदार समिति ने, है ना। आधिकारिक पहल, प्रथम आधिकारिक पहल जो हुई थी, ठीक है, तो सॉरी, तपस मजूमदार समिति नहीं है, राम मूर्ति समिति की रिपोर्ट के द्वारा हुई थी, ठीक है। तो राम मूर्ति समिति थी, समिति रिपोर्ट, इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, इसी के द्वारा शिक्षा के अधिकार की पहली आधिकारिक पहल की गई थी। अब एक सर्वोच्च न्यायालय का एक वाद था, ठीक है, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का एक वाद था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था और अन्य मामलों में भी एक सम्मिलित रूप से एक निर्णय दिया गया था कि शिक्षा का जो अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है, ठीक है। ये वाद भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये वाद इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का जो वाद है वो किस अधिकार से संबंधित है, हमारे किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। तो वाद था उन्नी कृष्णन जेपी, पूरा ऐसा था, ठीक है, जेपी बनाम आंध्र प्रदेश एवं और भी मामले थे। अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया कि शिक्षा का अधिकार हमारा अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है, ठीक है, कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है, ठीक है। अब सबसे पहले ये आता है ना पूछने के लिए कि किस समिति की सिफारिश पर शिक्षा को मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत रखा गया है? तो एक तपस मजूमदार समिति थी। कौन सी समिति थी ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पूछा जाता है, ठीक है। तपस मजूमदार समिति थी, ठीक है, 1999 में, है ना, लगभग 1999 ये डेट में कंफर्म करके आगे वाले वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तपस मजूमदार समिति ने यह सिफारिश की थी। कौन सी सिफारिश की थी? सिफारिश की कि शिक्षा के अधिकार को, कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार भाग 3, मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 21A में रखा जाए, है ना, ठीक है। ये देखते हैं, अब इसके आगे देखते हैं कि शिक्षा किस सूची का विषय है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बताएंगे कि शिक्षा किस सूची का विषय था और किस सूची में सम्मिलित है ना, कौन कौन कानून बना सकता है, कौन नहीं बना सकता है, तो बताएंगे। चलिए मैं ही बताती हूँ। शिक्षा का जो शिक्षा है, शिक्षा प्रारंभ में, है ना, प्रारंभ में किस सूची का विषय थी? राज्य सूची का विषय थी, है ना, राज्य सूची का विषय थी। इसमें सिर्फ राज्य कानून बना सकता था, ठीक है, केंद्र कानून नहीं बना सकता था, क्योंकि जो राज्य सूची के विषय होते हैं उसमें राज्य कानून बनाता है, जबकि जो केंद्र सूची के विषय होते हैं उसमें केंद्र कानून बनाता है, जबकि जो समवर्ती सूची के विषय होते हैं उसमें केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं, ठीक है, कानून बनाते हैं। ये जो सूचियाँ हैं हमारे संविधान में 7वीं सूची में दी गई हैं, ये तीनों सूचियाँ, 7वीं सूची जो 7वीं अनुसूची है उसमें ये 3 सूचियाँ दी गई हैं, ठीक है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तो इसको हम आगे चल के सूचियों के बारे में भी पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में कितनी सूचियाँ हैं। तो 42वां संविधान
संशोधन 1976 किया गया और शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया। ठीक है, किस सूची में लाया गया? तो समवर्ती सूची में। ये क्वेश्चन आता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में लाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अब इसमें क्या है? राज्य प्लस केंद्र दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन अगर दोनों ने कानून बनाए हैं और दोनों के कानून असमानता रखते हैं तो केंद्र का कानून क्या होगा? प्रभावी होगा, राज्य का कानून निरस्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा। अब देखते हैं कि शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 है वो किन बातों का निषेध करता है। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न बातों का निषेध किया गया है। निम्न बातों का निषेध किया गया है। ये बातें आपको जाननी आवश्यक है, तब तो आप ये बताएंगे। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किन बातों का निषेध किया गया है। आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कभी भी कि, है ना, कि किन बातों का निषेध है। क्या प्रवेश प्रक्रिया में स्क्रीनिंग की प्रक्रिया होती है, या इसका मतलब ये अलाउ है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या किया गया है कि मानसिक उत्पीड़न, बच्चों के मानसिक उत्पीड़न व शारीरिक दंड को निषेध किया गया है। बच्चों को आप मानसिक रूप से उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं और शारीरिक दंड भी नहीं दे सकते हैं। बच्चों के प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया, प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया नहीं की जा सकती। स्क्रीनिंग मतलब एक प्रकार की समीक्षा होती है कि जो देखते हैं कि इसे ये आता है, नहीं आता है, जो भी है, तो समीक्षा की एक प्रक्रिया होती है कि यह कितना होशियार है, क्या है। तो ये सब प्रक्रिया नहीं की जा सकती, मतलब स्क्रीनिंग या समीक्षा की प्रक्रिया नहीं की जा सकती। सभी को अनिवार्य रूप से एडमिशन देना है सरकारी स्कूलों में। ठीक है, अब आया तीसरा कि शिक्षक द्वारा, जो सरकारी स्कूलों में शिक्षक है ना, तो निजी ट्यूशन का निषेध किया गया है। निजी ट्यूशन का निषेध किया गया है कि जो सरकारी शिक्षक हैं वो निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब शुल्क लेके ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं, वह सिर्फ स्कूलों में ही पढ़ाएंगे। ठीक है, अब मान्यता प्राप्त विद्यालय, बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों का क्या किया गया है? निषेध किया गया है कि विद्यालय मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, केंद्र सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तभी विद्यालय जैसे 2 वर्ष तक के बच्चों को क्या करेंगे? शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। जो बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं वह शिक्षा उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। ठीक है, मान्यता प्राप्त विद्यालय। चौथा भी एक था कि शिक्षक निजी ट्यूशन का हो गया, प्रवेश हो गया, मानसिक उत्पीड़न हो गया, शारीरिक दंड हो गया, बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय का निषेध किया गया। और हाँ, बस इतने ही हैं। ठीक है, और प्रति व्यक्ति शुल्क, हाँ, ध्यान आया। प्रति व्यक्ति शुल्क मतलब कि प्रति व्यक्ति शुल्क नहीं लिया जा सकता। ठीक है, एडमिशन के लिए लिया जाता है क्या? कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए लिया जाता है। सरकारी स्कूलों की बात कर रही हूँ, सरकारी स्कूलों में शुल्क नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो यह हमारा मौलिक अधिकार है, इसको जानें, क्योंकि मौलिक अधिकार जब हम जानेंगे तभी तो हम अपने अधिकारों को जानेंगे। अधिकारों को जानेंगे तभी हम जागरूक होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे विभिन्न अनुसूचियों के बारे में पढ़ के आएँ, जो भी अनुसूचियाँ हमारे संविधान में प्रोवाइड करवाई गई हैं तो उनके बारे में पढ़ के आएँ, और इसके बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आज का वीडियो, ये लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।